रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस और ये रही हमारी प्रेजेंटेशन। चलिए जी, गिवन दैट टू नंबर्स जो है वो डाइस पे जो आए हैं वो डिफरेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 4। अच्छा, मैंने कहा सैंपल स्पेस तो हमारा बनेगा 1 से लेकर के और 6 तक, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आएंगे 36। ठीक है जी, मैंने इवेंट ए बना दिया कि नंबर्स आर डिफरेंट। जो इवेंट ए है वो है आपका नंबर्स आर डिफरेंट, और जो इवेंट बी है आपका वो है आपका सम इज 4। तो आपका ए इवेंट के सैंपल स्पेस में बेटा कैसे आएंगे 1 2 1 3 से लेकर के लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 6 5। मुझे कोई ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकता है क्या कि अगर दो डाइस 30। 30? यस, क्योंकि 6 सैंपल पॉइंट्स ऐसे होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जिसमें कि आपका दोनों यूनिट्स दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। सम इज 4, सम इज 4 में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा 1 3 3 1 एंड 2 2। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ने कहा है हमें कि गिवन दैट नंबर्स आर डिफरेंट, तो ए इवेंट तो हो चुका है, तो बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी बी स्लैश ए निकालना है। इतनी बात सभी को समझ आ गई? तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन में तो दो ही केस आएंगे 1 3 और 3 1, 2 2 तो आएगा इन दोनों में कॉमन, तो 2/36। और ए की प्रोबेबिलिटी में 30/36, तो 36 से 36 कैंसिल, 2/30 आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/15। क्या इतनी बात सभी के लिए क्लियर है बेटा जी? यार जनता बड़ी कम होती जा रही है धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में, क्या बात है? सभी लोग रिकॉर्डिंग देखने में विश्वास रखते हैं क्या? अच्छा, सर रिपब्लिक डे है ना आज। हाँ रिकॉर्डिंग में समझ। अच्छा जी, अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया या 3 कॉइन्स को टॉस किया, सैंपल स्पेस तो वही बनता है। तो पहले तो मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूँ। एस आ जाएगा मेरा एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी, ये 8 केस आ गए। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं डिस्कस, सभी लोग देख लें। ई इवेंट क्या है? हेड ऑन द थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे हेड आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बेसिकली पहले दो पे कुछ भी आ सकता है ना, तो एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच। ठीक है जी। और एफ आएगा हमारा हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले दो पे हेड है, तो तीसरे पे हेड भी आ सकता है और तीसरे पे टेल भी आ सकता है। तो ये इवेंट ई और एफ बन गए। अब क्वेश्चन ने अगर आपसे ई स्लैश एफ पूछा है हर पार्ट में, तो आपका वो हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ में कॉमन कोई पार्ट है क्या? यस, ए कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 और एफ की प्रोबेबिलिटी 2/8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपकी फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड पार्ट में लिख लेना यार। सेकंड पार्ट में उसने कहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड वाले केस ले लेंगे और 3 हेड वाले केस ले लेंगे। एफ में एटमोस्ट 2 हेड कहा है, तो 2 हेड 1 हेड 0 हेड वाले केस ले लेंगे। अब मैं उनको डिस्कस करूं डिटेल में या फिर? इसमें 0 हेड वाले क्यों लेंगे? क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, तो 2 हेड 1 हेड 0 हेड, 0 हेड लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है जी। चलिए, अब ये है ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अच्छा जी, पहली बात तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स, उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। मैंने इवेंट ए बनाया, सम इज ग्रेटर देन 9।
सम इज ग्रेटर देन 9, ठीक है जी। अच्छा, उसने कहा है इवेंट बी बनाया, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ठीक है जी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे बताओ A/B निकालना है या B/A निकालना है? A/B। यस, ए होना चाहिए, बी हो चुका है। अब ए का सैंपल स्पेस सम शुड बी ग्रेटर देन 9, तो सम 10 आ सकता है। 10 सम के लिए क्या क्या आएगा? 4 6 6 4 5 5, सम 11 तो 5 6 6 5, सम 12 तो वो कितना आ जाएगा? 6 6। इवेंट बी, ठीक है ना, इवेंट बी क्या है मेरा? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो मैं पहली आउटपुट को ना ब्लैक डाई की मान रहा हूँ, ठीक है जी। तो 5 1 5 2 से चलते चलते 5 6 तक आ जाएगा। तो पहले डाइस अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी होती है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन आएगा, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। ये दो आउटपुट हैं जो ए में भी आएंगी बी में भी आएंगी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2/36 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 6/36, तो 36 से 36 कैंसिल, 2/6 से प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 आ जाएगी, ठीक है जी। सबको समझ में आ गया? अब फर्स्ट पार्ट अगर समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। आई होप कि सबको इजीली समझ में आ जाएगा। सर सब लोग, नहीं आ रहा वो वाला, फर्स्ट तो आ गया था। अच्छा सेकंड पार्ट नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, तो सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, खास बात नहीं है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन लेस देन 4। अच्छा जी, तो मैंने कहा ए इवेंट है आपका सम इज 8, इवेंट बी है आपका रेड डाई रिजल्टेड, रेड डाई पे लेस देन 4 आया, रेड डाई पे नंबर जो है लेस देन 4 आया है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मुझे पी A/B निकालना है। उसकी डेफिनेशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। इतना गेम ओके जी। अच्छा, अगर सम 8 है तो ए इवेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका? 3 5 5 3 4 4, ठीक है जी। अच्छा, बी इवेंट में मैं पहले डाई को अब रेड मान रहा हूँ, तो रेड पे 2 भी तो आउटपुट, आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा 6 2 और सॉरी, 2 ओ 6। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 6 6 2, 2 6 आएगा, 6 2 आएगा, बिल्कुल, और तो कोई नहीं रह गया ना, ठीक है जी। अच्छा, अब रेड डाइस पे लेस देन 4 चाहिए, तो मैं फर्स्ट डाइस को रेड मान रहा हूँ, तो उस पे 1 1 से लेकर के 1 6 तक, पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे डाइस पे 2, तो 2 1 से लेकर के 2 6 तक, तीसरे डाई पे 1 आ गया, तो 3 1 से लेकर के 3 6 तक। तो ये आपका इवेंट बी हो गया, है ना जी। अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो 3 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 2 6 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये दो पेयर हैं जो ए और बी में कॉमन है, क्योंकि बाकियों में तो 5 4 और 6 है फर्स्ट इनपुट, वो तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3 5 2 6, ठीक है जी। तो आपकी A/B की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, इंटरसेक्शन में कितने केस? 2, टोटल 36, बी में कितने केस? 18, टोटल 36, कैंसिल हो गया, 2/18 1/9 इज द रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक है, चलिए, अति सुंदर। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है ये वाला 7th और 8th, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, ई ये है एफ ये है। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, तो 2 कॉइन्स को टॉस किए तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट आएंगे जी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है जी। इवेंट ई बनाया गया है मेरे लिए, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक पे टेल आएगा, तो बस दोनों हेड वाला केस नहीं ले सकते, भी हेड टेल भी ले सकते हैं, टेल हेड भी ले सकते हैं, और टेल टेल भी ले सकते हैं, है ना। और एफ आएगा आपका 1 कॉइन शोज हेड, तो इस बार दोनों टेल वाला केस हटाना पड़ेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड।
अब E/F अगर निकालना है तो निकल जाएगा। E/F क्या होता है जी आपका, E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, HTTH 2/4 और E की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है जी, जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हो गया ना। यस सर। चलिए अब 8th पार्ट भी हो जाएगा यार। इस बार डाइस थ्रो 3 बार किया है, 3 बार किया है तो बेटा आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 216 का, है ना। इवेंट ई में कहा गया है कि 4 अपीयर ऑन द सर इसका थर्ड। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस में बेटा 111 से लेकर के 666 तक जाएंगे ना, 216 केस बन जाएंगे, 111 112 113। सर इनका कुछ शॉर्टकट मेथड भी होता है क्या नहीं बनाने नहीं का? नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं सर ये वाला तो परमुटेशन से होएगा, ना, कोई जरूरत नहीं है परमुटेशन की। उससे बहुत इजी है सर, ऐसे हाँ कोई ठीक है, सैंपल उससे, स्पेस हाँ बना के उससे थोड़ी इजी है, ये देखेंगे। कह सकते हो आप, उससे इजी है। मैं उस बात को लेके बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज को लेके। मैंने भी वैसे ही करा सर, चलो, परम्यूटेशन से करा मैंने भी। बड़ी खुशी की सर बात। कॉइन्स में होता है कुछ शॉर्टकट मेथड? किसमें? कॉइन्स वाले में कि अगर 3 कॉइन टॉस किए तो उनके केसेस कैसे नहीं नहीं, बनेंगे? अरे 3 कॉइन्स का केस ही बहुत छोटा है, 8 तो केस बनेंगे। ओके सर। चलिए जी, आज की पढ़ाई शुरू करें। सर 9th वाला डाउट ले लिया आपने? 9th वाला क्वेश्चन देखने थे मुझे, 9th वाला नहीं लिया है, बताए थे। सर समझ तो आ गया मतलब, लेकिन वो थ्योरी वाला लग रहा है, ये लिखेंगे कैसे इसको? इसमें थ्योरी क्या है, 6 केस बनेंगे भी, मदर फादर सन 3 आइटम है, इन 3 आइटम्स को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज आएंगे। यही सर क्वेश्चन मैंने है। तो सिंपल सोचा था कि अगर फादर बीच में होएगा और 3 बंदे हैं तो सन तो एक एंड में होएगा ही होएगा। नहीं, यूं देख लेना, नहीं जैसे मदर फादर और सन ये 3 आइटम है M F और S, इनको अरेंज करने के टोटल वेज आएंगे 3 फैक्टोरियल, है ना। तो सैंपल स्पेस में तो एलिमेंट्स आ गए 6। अब ई इवेंट क्या है कि एक एंड पे सन हो, तो सन को यहाँ बैठा दो, तो सन मदर फादर, सन फादर मदर, या फिर सन को लास्ट में कर दो, फिर MF, फिर FM। ये तो हो गया इवेंट ई। F क्या है आपका, फादर इन द मिडल, तो F को यहाँ पे रख दो, MS कर दो या SM कर दो। ठीक है जी। अब अगर आपसे E/F पूछा जाएगा तो E/F क्या होगा, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E इंटरसेक्शन F, तो MFS है क्या, यस है। SFM है क्या, यस है। तो कॉमन एलिमेंट्स 2 आ गए, तो 2/6, और F के अंदर भी कितने हैं 2/6, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। ठीक है, और आपकी बात भी कहीं ना कहीं सही है कि अगर फादर मिडिल में हो गया तो सन किसी ना किसी एंड पे तो रहेगा ही, तो हमेशा उसकी ई के होने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकली सोचना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है। सर हाँ एक्सक्यूज जी, मी सर। हाँ जी। सर पीछे क्वेश्चन 7 का आंसर 1 दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन कौन सा है? अरे यार वो 1 दिया हुआ है। मैं वही कह रहा कि कोई देखो तो सही, शायद उसमें एक एम्बिगुइटी हो सकती है इसमें ना। यस सर। अरे ठीक है बेटा, शिका आप बताओ। सर एक बारी वही वाला पेज निकालना। फिर 1 मिनट रुक जा तू अगर वही निकालना है तो। हाँ भी सचिन, इसमें पता है क्या है, वो जो मैंने टेल अपीयर्स ऑन द 1 कॉइन है ना, उसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब ये है कि टेल टेल नहीं लेना है, कि एग्जैक्टली 1 टेल है वो, ये केस नहीं आएगा। और 1 कॉइन शोज हेड है, तो मतलब वो एग्जैक्टली 1 हेड है, तो वो भी नहीं आएगा। तो उस केस में देखो, अब उस केस में कॉमन पार्ट दोनों कॉमन हो गए, तो ई इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 2/4, F की प्रोबेबिलिटी भी 2/4, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर ऑन एनी कॉइन, तब बात ठीक लगती है। ठीक है सर बोर्ड में कैसे करना है सर इसमें? हाँ जी, सर बोर्ड्स में कैसे करेंगे फिर? ऑब्वियसली जैसे क्वेश्चन में मतलब वैसे तो इतना एम्बिगुअस क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में, हमेशा एक्सप्लिसिटली लिखा होगा।
हाँ जी सर फिर इसमें एटलीस्ट भी तो नहीं लिखा, तो फिर 1 ही लेंगे। अगर हाँ ठीक एटलीस्ट है या ठीक एट है, हाँ मतलब मोस्ट ठीक है, लिखा वो होता है तो अब अंग्रेजी है यार, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। हाँ इशिका जी, ये सर वाला पूछ क्वेश्चन रहे थे। 6 का सेकंड पार्ट करवा दो एक बार। एक मिनट अभी, पहले इशिका जी पूछने थे। इशिका जी ये वाला पूछ रहे थे क्या? इस यस सर। सर इसमें 6 कैसे आए टोटल सैंपल स्पेस? क्योंकि अरे वो 3 ऑब्जेक्ट है ना बेटा, 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 3 फैक्टोरियल होता है ना। या तो आप अरेंज कर लो एम एफ एस, फिर एम एस एफ, फिर एफ आगे ले आओ, एफ एम एस एफ एस एम, फिर एस आगे ले आओ, एस एम एफ एस एफ एम, वो 6 केस बन जाएंगे। ओके सर। हाँ जी। अब दिया, आप क्या कह रहे थे बेटा, बताओ। सर क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड, ये तो आसान है यार, ये तो मैंने बताया भी था सर अभी आंसर गलत आ रहा था। ये तो बताया था, चलो कल कोई नहीं। 3 कॉइन निकाले अभी, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड के लिए आपके पास 2 हेड वाले केस, हेड हेड। अब ये टेल हो सकता है, अब इस टेल की मूवमेंट कर दो, हेड हेड टेल है ना, तो पहले तो इसकी मूवमेंट कर देते हैं, तो आ जाएगा हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर आ जाएगा हेड हेड हेड। ठीक है जी। एफ क्या दिया बेटा बताना, मुझे दिख नहीं रहा, मेरे में मिस हो गया वो, मतलब एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड है ना। तो देखो जी, आपका 2 हेड वाला केस ले लेते हैं पहले तो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर 1 हेड वाला, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। फिर 0 हेड वाला, टेल टेल टेल। अब ई इंटरसेक्शन सर एफ। 0 हेड वाला क्यों लेंगे? क्या जी? 0 हेड वाला क्यों लेंगे? क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो 2 से कम वाले सारे केस लेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, अति सुंदर। अब आज की कक्षा शुरू करते हैं। बहुत आसान सा लेक्चर आज का, बहुत सरल। ठीक है जी। चलो 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं तुम्हें, और फिर एक्सरसाइज होमवर्क में रहेगी। स्कूल में क्या चल रहा है भाई? वेक्टर स्टार्ट हो गया सर। वेक्टर स्टार्ट हो गया, हमारा तो निपट चुका है वेक्टर। मतलब 7, 8, 9 करा दिया ना। डिफरेंशियल इक्वेशन और वो सब भी करवा दिए। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो करवा हाँ दिया। हाँ, कोई बात नहीं, अपना भी इसके बाद केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बचता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में तो एक ही एक्सरसाइज है केवल। अरे हाँ है ना, ऐसे क्यों तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यार, ऐसे मत देखो। कैमरा तो ऑन ही नहीं दिखा रहा। मतलब तुम्हारी नजरों का जो, छोड़ो, क्या प्रश्नों पे आते हैं। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं जी। बहुत आसान लेक्चर है आज का, 3-4 बातें मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल में। आज का जो आइडिया हमें डिस्कस करना है वो है बेटा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि 2 इवेंट ए एंड बी, 2 इवेंट, अगर इन दोनों इवेंट का ओकरेंस या नॉन ओकरेंस, मतलब हिंदी में कहे तो होना या ना होना, अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंटरडिपेंडेंट नहीं होगा, तो ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा जी, मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, एक मेरे पास कॉइन है, ठीक है, मैंने इवेंट ए बनाया, इवन नंबर विल कम, मैंने इवेंट बी बनाया, हेड विल कम। ठीक है जी। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, उस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और या उसके चांसेस, और एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी,
ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसके बारे में क्या कह सकते हो? बताओ यार, कि डाइस में अगर इवन नंबर आ गया या नहीं आया तो उससे क्या कॉइन की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा ना। नो सर। ठीक है ना। अगर कॉइन पे आपका हेड या टेल कुछ भी आ गया तो उससे डाइस की आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट्स को क्या कहा जाता है बेटा? आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसका मैथमेटिक्स कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात देखो, पी ए स्लैश बी मैंने कल तुम्हें पढ़ाया, वो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी होता है। पी ए स्लैश बी को रीड कैसे किया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑकर्ड। अगर बी हो गया है तो ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो अगर हैं, तो पी ए स्लैश बी को मैं पी ए लिख सकता हूं क्या? कि ए की प्रोबेबिलिटी बी के होने के बाद इज एज गुड एज ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए को बी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ या ना? यस सर। ठीक है जी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारा जो गवर्निंग रूल होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वो क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? पी ए इंटू पी बी। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक डाइस थ्रो कर दी। ठीक है जी, तो सैंपल स्पेस बनेगा 6 एलिमेंट्स का। मैंने इवेंट ए बनाया कि इवन नंबर विल कम, तो वो क्या होगा आपका? 2 4 6। मैंने कहा इवेंट बी बनाया मैंने, मल्टीपल ऑफ 3 विल कम, तो वो जाएगा 3 एंड 6। अब क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि क्या ये जो दो डेफिनेशन मैंने आपको दी हैं, जो दो इवेंट्स मैंने आपको दिए हैं ए और बी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है? तो चेक कैसे किया जाएगा? मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो उस केस में हमारा फेवरेबल ए की आएगा। तो अगर मैं इन तीनों की लिखूं प्रोबेबिलिटीज पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आ जाएगी 1/6। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/6 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 2/6 1/3। तो ये तीनों जो प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं क्या? मतलब अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी आ रहा है क्या? अरे सर हाँ, है इसमें ना। इवेंट बी क्या है सर? सर इवेंट बी किस चीज के लिए है सर? मल्टीपल ऑफ 3 विल कम। ओके सर। ठीक है ना। तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ऑब्वियसली पी ए इंटू पी बी आ रहा है ना जी। तो अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ये जो हमारे ए और बी इवेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? सर आपके बीच में वॉइस कट हो गई थी। हाँ, वो बेटा फोन आ गया था, अब ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 कैसे आई? किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की। अरे ए के फेवर में 3 केस हैं, 3/6 सैंपल स्पेस। तो 6 ही क्यों लेंगे सर डिनोमिनेटर में? अरे यार मैंने क्वेश्चन में बताया तो था, डाइस थ्रो कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ये तो रहा, मतलब आपको कोई भी इवेंट, कोई भी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो चेक करने का खेल। उसके बाद आप एक बात देखो बेटा, कि अगर आपके ए और बी इवेंट्स जो हैं
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये मान लो बात मैंने एस्टेब्लिश कर ली कि यस दे आर इंडिपेंडेंट, या वो गिवन भी ऐसा भी है, तो अगर कोई तुमसे पूछे ए बार एंड बी बार ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? बताओ बताओ। इंडिपेंडेंट है सर। यस, सर क्योंकि अगर ए इंडिपेंडेंट का, ही होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए बार और बी बार भी अपने आप में कैसे हो जाएंगे बेटा? इंडिपेंडेंट। बेसिकली ए का होना या ना होना, ए का ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस, बी के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जितने क्रॉस इवेंट्स बन सकते हैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। कहने का मतलब, अगर कोई तुमसे पूछे ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। A complement and B, they are also independent, provided अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं, वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर A बार और B बार इंडिपेंडेंट है तो A और B इंडिपेंडेंट हो जाएगा। A एंड B बार इंडिपेंडेंट है, तो मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर मुझे मिल जाती है तो ये चारों आपस में अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगी। इतनी बात सभी को समझ आ गई? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डिमोगन्स लॉ है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा ना तो बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार यूनियन बी बार। दीज टू लॉज आर नोन एज डिमोगन्स लॉ। स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर, समय भी कम रह गया है। हाँ सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। एक मिनट रुक जा बेटा एक बार। अब गुड आफ्टरनून, जल्दी आ गए आज? अच्छा नहीं, टाइम हो गया, सॉरी सॉरी, आज मैंने क्लास लेट शुरू करी। चलो जी, हाँ बेटा सचिन ना, बता कौन सी स्लाइड देखनी है? यस सर ये वाली। सर 13.1 का क्वेश्चन 11 का थर्ड पार्ट भी करवा देना। बेटा अब तो 5 मिनट रह गए, अब तो कल पूछना है, पर दोबारा ट्राई कर सर लेना। आप करके भेज देना, मैं वही देख लूंगी। अरे यार वो जो क्वेश्चन है ना वो डिमोगन्स लॉ का है, उसमें यूनियन वाली है ना, पी ए यूनियन स्लैश बी कुछ ऐसा दिया हुआ है। यस सर। हाँ एक बार दोबारा ट्राई करिए, वरना कल कर लेंगे डिस्कस, कोई खास चिंता की बात नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। डिमोगन्स लॉ कहाँ से आ गया सर इसमें? अरे मतलब वैसे ही पता होना चाहिए यार, क्योंकि सेट थ्योरी का है ना अभी। अगर तुम्हें ये मान नहीं लो, कह रहा सर मैं, 11th क्वेश्चन का वो कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, उसमें कहाँ से आ गया? उसमें डिमोगन्स लॉ से भी हो जाएगा, उसके बिना भी हो जाएगा। कहने की बात ये है, अब मुझे दिख नहीं रहा है कि मुझे बताना ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 3/5। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 3/10। चलिए, और ई इंटरसेक्शन एफ दिया गया है 1/5। तुमसे पूछा गया है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, तो बताएं बेटा। नहीं है सर। होंगे? नहीं होंगे नो यार, सर। सर नहीं नहीं है सर। होंगे। क्योंकि ए सर नहीं होंगे। इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। जो फंडामेंटल इक्वेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, देयरफॉर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, अगला सर पी ए एंड बी का मतलब यूनियन। एंड का मतलब यूनियन, और का मतलब इंटरसेक्शन, सॉरी एंड का मतलब इंटरसेक्शन।
एंड का मतलब सर होता का है, मतलब और का मतलब होता है यूनियन। इसमें ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है क्या? यस सर। फिर तो आसान हो गया यार, ये फिर तो आसान सवाल हो। धोखा हो गया मेरे साथ। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दिस कैन बी रिटन एज पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है जी आपका 0.3, पी बी कितना है जी आपका 0.6, तो ये 0.18 आ जाएगा। पहला पार्ट तो निहायत ही आसान है ना। अच्छा, अब ये है पी ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी बार। ये कैसे करोगे ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे ये बताओ। सर 1 माइनस 0.3 0. into 0.4. यस बेटा रिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। यही तो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की खूबसूरती। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 0.3 और बी की 0.6 है, तो बी बार की कितनी आ जाएगी 0.4, तो ये 0.12 आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। सर मैंने भी यही कहा था। ओके सॉरी सॉरी, मेरे सुनने में गलती रह गई होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तीसरा पार्ट, तीसरा भाग, थर्ड पार्ट। सर हम फोर्थ पार्ट में इंटरसेक्शन लेंगे या फिर यूनियन? वही तो सोचना है उसी के तो पैसे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब यूनियन जी, ए यूनियन बी, ये हम लोग सीख चुके हैं। दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी जी हमारे पास 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.6 और ए इंटरसेक्शन बी की कितनी आ चुकी है 0.18। तो 0.9 में से 0.18 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 0.72 आ जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट, सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे फोर्थ पार्ट में। यस वेरी गुड। फोर्थ पार्ट में हमें ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे बेटा। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब ये कैसे आ सकता है, ये आपका आएगा जी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अभी कितने निकाल के आ रहे हैं 0.72, तो 1 माइनस 0.72 कितना आ जाएगा बेटा आपका 0.28। ठीक है जी। चलिए आज के लेक्चर का समापन करते हैं। ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका, होमवर्क रहेगा 13.2 कंप्लीट। ठीक है जी, कल 13.2 के डाउट डिस्कस करेंगे डिटेल में और फिर 13.3 स्टार्ट करेंगे। कल 13.3 भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। मुझे ये बताओ कि 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, ये अफवाह है या फिर ये कोई सच्चाई है? सर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा चलो,
देखते हैं फिर, होमवर्क रहेगा प्रोबेबिलिटी का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।